दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे बात करेंगे पश्चिम बंगाल की राजनीति में आए उस भारी बदलाव की जिसने सबको चौंका दिया है। वाम दलों से लेकर टीएमसी और अब एकदम से बीजेपी के इस विशाल उभार को हम गहराई से डिकोड करेंगे। आखिर वो कौन से कारण थे जिन्होंने एक लंबे समय तक राज करने वाली सरकार की नींव हिला दी? चलिए समझते हैं। हम इस पूरे शिफ्ट को कुछ अहम पहलुओं से समझेंगे। 1977 से अब तक का सियासी सफर, सत्ता विरोधी लहर यानी एंटी इनकम्बेंसी, रोजगार और बदलाव की मांग करता हमारा युवा, फिर माइक्रो लेवल बूथ मैनेजमेंट, अलग अलग इलाकों के समीकरण और आखिर में वो फैक्टर्स जिन्होंने नतीजों को पूरी तरह पलट दिया। तो सबसे पहले बात करते हैं 1977 से शुरू हुए राजनीतिक सफर की, क्योंकि आज को समझने के लिए इतिहास जानना बहुत जरूरी है। अब देखिए, पश्चिम बंगाल का एक ट्रेंड रहा है। यहाँ की जनता लंबे समय तक चलने वाले शासन पर भरोसा करती है। आज़ादी के बाद कांग्रेस का भारी दबदबा था, फिर नक्सलबारी आंदोलन के बाद वामपंथियों का उभार हुआ और उन्होंने ज्योति बसु और बुद्धदेव भट्टाचार्य के नेतृत्व में पूरे 34 साल राज किया। फिर 2006 के टाटा प्लांट विरोध ने माहौल बदला और 2011 में ममता बनर्जी सत्ता में आई। ये सब देखकर आप समझ सकते हैं कि बीजेपी, जो 2014 से पहले वहां लगभग ना के बराबर थी, उसका 2019 में 18 लोकसभा सीटें जीतना और एक प्रमुख ताकत बन जाना वाकई एक बहुत बड़ा और अभूतपूर्व बदलाव है। लेकिन सत्ता के इस बदलाव के पीछे जो सबसे बड़ा कारण बना वो थी सत्ता विरोधी लहर और भ्रष्टाचार। चलिए इस पर नजर डालते हैं। 15 साल तक सत्ता में रहने के बाद एंटी इनकम्बेंसी तो आ ही जाती है ना? पर यहां बात सिर्फ समय की नहीं थी। जो शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ, जिसके मामले हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक गए, या फिर नगर निगमों की भर्तियों में जो गड़बड़ियां सामने आईं, उसने मिडिल क्लास का भरोसा एकदम तोड़ दिया। इसके साथ ही एक सिंडिकेट सिस्टम भी पनपने लगा, जहां हर छोटे बड़े काम के लिए पैसे देने की बात होने लगी। इन सब ने मिलकर सरकार की जो एक मोरल लेजिटिमेसी यानी नैतिक वैधता होती है, उस पर गहरा प्रहार किया। और इसका सबसे ज्यादा असर किस पर पड़ा? हमारे युवाओं पर, जो बदलाव की सख्त मांग कर रहे थे। देखिए, शिक्षित युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी और अटकी हुई भर्तियों ने बंगाल में एक बहुत बड़ा शिफ्ट ला दिया है। ऐतिहासिक रूप से बंगाल का वोटर हमेशा से वैचारिक मतदान यानी आइडियोलॉजिकल वोटिंग करता आया है, जहां पार्टी के प्रति वफादारी सबसे ऊपर होती थी। लेकिन अब यह पूरी तरह से आकांक्षात्मक मतदान या एस्पिरेशनल वोटिंग में बदल गया है। युवा अब सीधे पूछ रहे हैं कि हमारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कहाँ हैं, निवेश कहाँ हैं, नौकरियां कहाँ हैं? और विपक्ष की रणनीति ने बिल्कुल इसी नब्ज को पकड़ा और औद्योगिक विकास के वादे के साथ इस बड़े युवा वर्ग को अपनी तरफ खींच लिया। अब ये तो हो गया हवा का रुख, लेकिन जमीन पर चुनाव कैसे लड़ा गया? यहां एंट्री होती है माइक्रो लेवल बूथ रणनीति की। चुनाव सिर्फ रैलियों से नहीं जीते जाते, इसके लिए ग्राउंड पर एक सॉलिड स्ट्रक्चर चाहिए। बंगाल के इतिहास में जहां पहले बूथ कैप्चरिंग के किस्से मशहूर थे, वहां इस बार फोकस बूथ कंट्रोल पर था। हर एक पोलिंग स्टेशन पर बूथ कमेटियां बनाई गईं, पन्ना प्रमुख सिस्टम को पूरी तरह से एक्टिव कर दिया गया और डेटा का इस्तेमाल करके एक एक वोटर को टारगेट किया गया। सोचिए, इतने व्यवस्थित और अचूक तंत्र ने टीएमसी के जो पारंपरिक जमीनी दबदबे वाला नेटवर्क था, उसे पूरी तरह से बेअसर करके रख दिया। इसके साथ ही राज्य के अलग अलग हिस्सों के लिए रणनीति भी अलग थी। चलिए क्षेत्रीय जनसांख्यिकी और इस खास लक्ष्यकरण को समझते हैं। पूरे राज्य के लिए कोई वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच नहीं थी। इसे हर क्षेत्र की खास जनसांख्यिकी के हिसाब से कस्टमाइज किया गया था। उत्तर बंगाल में गोरखा जातीय पहचान और बॉर्डर के मुद्दों को उठाकर जबरदस्त सपोर्ट हासिल किया गया। दूसरी तरफ झारखंड से लगे जंगल महल के आदिवासी इलाकों में, जो कि ऐतिहासिक रूप से उपेक्षित रहे हैं, वहां कल्याणकारी योजनाओं और विकास की कमी को बड़ा मुद्दा बनाया गया। और बात करें अगर शहरी इलाकों की, तो वहां मिडिल क्लास के गुस्से को, जो बेरोजगारी और खराब इंफ्रास्ट्रक्चर से परेशान था, एक बहुत ही मजबूत वोट बैंक में तब्दील कर दिया गया। और इन क्षेत्रीय मुद्दों के साथ साथ आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का एक बहुत ही दिलचस्प इस्तेमाल देखा गया। सवर्णों से लेकर एससी और एसटी समुदायों को एक साथ लाया गया। खासतौर पर मतुआ समुदाय, जिनके लिए नागरिकता एक बेहद भावुक और बड़ा मुद्दा था, उन्हें सफलतापूर्वक जोड़ा गया। इस पूरे गठबंधन ने बॉर्डर सिक्योरिटी और नागरिकता जैसे मुद्दों के जरिए टीएमसी के पुराने क्षेत्रीय पहचान वाले वोट बैंक में सेंध लगा दी और ओबीसी वोटर्स को भी अपने पक्ष में कर लिया। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के आखिरी हिस्से में आइए देखते हैं वो कौन से निर्णायक कारक थे जिन्होंने इस पूरे चुनाव की दिशा ही तय कर दी। आप तो जानते ही हैं कि चुनाव में कल्याणकारी योजनाएं कितना बड़ा रोल प्ले करती हैं।
टीएमसी पूरी तरह से अपनी पॉपुलर स्कीम्स जैसे कन्याश्री, लक्ष्मी भंडार और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर पर निर्भर थी। लेकिन विपक्ष का दांव यहां बहुत चतुर था। उन्होंने इन योजनाओं का विरोध नहीं किया, इसके बजाय उन्होंने जनता से सीधा वादा किया कि वो भी बिल्कुल यही योजनाएं लागू करेंगे, लेकिन बिना किसी भ्रष्टाचार या कटमनी के। बस इस एक वादे ने वेलफेयर पॉलिटिक्स पर जो टीएमसी का एकाधिकार था उसे तोड़ दिया और लाभार्थियों के वोट को कामयाबी के साथ बांट दिया। एक और बेहद अहम पहलू है जिस पर अक्सर लोगों का ध्यान नहीं जाता, वो है मतदाता सूची की सफाई, यानी इलेक्टोरल रोल क्लीनअप। एसआईआर प्रोसेस के जरिए एक बहुत बड़ा अभियान चलाकर डुप्लीकेट और माइग्रेट कर चुके वोटर्स के नाम लिस्ट से हटाए गए। हालांकि इस पर भारी राजनीतिक विरोध हुआ और मामले सुप्रीम कोर्ट तक गए, लेकिन इसका सीधा असर यह हुआ कि राज्य में वास्तविक मतदान 90% के पार चला गया। इस एक कदम ने पूरे चुनावी गणित को ही पलट कर रख दिया। इसके अलावा चुनाव से पहले और उस दौरान हुई गंभीर राजनीतिक हिंसा और सिंडिकेट के खौफ ने आम वोटर के मन में एक गहरी असुरक्षा पैदा कर दी थी। इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी ने खुद कमान संभाली और इस पूरे चुनाव को महज एक राज्य के चुनाव से हटाकर विकास और सुरक्षा के एक राष्ट्रीय जनमत संग्रह में बदल दिया। इन सब के सामने टीएमसी की सबसे बड़ी विफलता यही रही कि वो विपक्ष की उस अचूक माइक्रोबूथ मैनेजमेंट रणनीति का कोई तोड़ नहीं निकाल पाई। तो अब जब हम इस एक्सप्लेनर के अंत पर आ गए हैं तो एक बहुत ही दिलचस्प सवाल मैं आपके सोचने के लिए छोड़ना चाहता हूं। बंगाल की आज की राजनीति को पूरी तरह समझने के लिए आपको उसके अतीत में जाना ही होगा। जरा सोचिए, वो ऐतिहासिक ऑपरेशन बरगा जो एक भूमि सुधार पहल थी, वो वास्तव में क्या था और उसने कैसे पश्चिम बंगाल की राजनीतिक जड़ों को इतने दशकों तक सींच कर रखा। इस सवाल का जवाब ही असल में बंगाल की राजनीति के उस गहरे तंत्र की चाबी है जो आज इतने बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।